हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। आज से हम लूसेंट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग लूसेंट जनरल साइंस में बायोलॉजी वाला पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। सबसे पहले टर्म के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी यानी कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। किसी भी चीज़ की स्टडी करना, उसके पीछे हम लॉजी लगा दें या लॉगस लगा दें, दैट इज टू स्टडी। ठीक है, जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगा हो, इसका मतलब है हम उस पर्टिकुलर चीज़ की का रियरिंग कर रहे हैं या उसके केयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एपी कल्चर। तो एपी का मतलब होता है एपिस, एपिस इंडिका, ये हनी बी का जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, एपी। तो एपी और कल्चर, पीछे जो है कल्चर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एपी कल्चर की बात कर रही हूँ, तो एपी क्या है? एपिस। एपिस, एपिस किसको कहते हैं? ये कहते हैं हम हनी बी को। किसको कहते हैं? हनी बी को। और कल्चर का मतलब होता है रियरिंग करना। ठीक है, रियरिंग यानी कि हम उसके लिए पर्टिकुलर एक होम बना रहे हैं और उस होम में हम जो है उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं जिसमें वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसमें वो हनी बी अपना हनी कॉम बनाएगा और उसमें शहद ये सब चीज़ों को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करें? आर्टिफिशियली हम कल्चरिंग कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो दैट इज एपीकल्चर। ये आगे हम पढ़ेंगे, जब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे टर्म्स बहुत सारे आएंगे। ठीक है, अब हम नॉर्मल चलते हैं, पहले स्टार्टिंग करते हैं कि बायोलॉजी का ये जो टर्म है ये किसने दिया है। ठीक है, बायोलॉजी का टर्म, किसका टर्म? बायोलॉजी का। बायोलॉजी का टर्म दिया है ये लेमार्क ने, लेमार्क एंड ट्रेविरानस ने। ठीक है, कब दिया है? ये दिया है इन्होंने 1801 में। अगर बायोलॉजी के जनक की बात करें यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, ये कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट है एरिस्टोटल, इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी की है। आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, जहाँ भी हम रहते हैं उसके सराउंडिंग हमें दो चीज़ें बहुत ही मुख्यतः दिख रही हैं, मतलब बहुत डाइवर्स दिख रही हैं। एक तो प्लांट्स होते हैं और एक होते हैं एनिमल्स, बहुत ज़्यादा दिखते हैं हमको। ठीक है, तो प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है, अगर हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हमें बहुत सारे में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिख रहे हैं, हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्रीज हैं। ठीक है, कोनिफरस प्लांट ट्रीज हैं। तो ये सब जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको इसको मैं लिख दूं स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज बॉटनी। क्या कह रहे हैं? बॉटनी। या तो बॉटनी भी कह सकते हैं आप और फाइटोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, बॉटनी भी कह सकते हैं और फाइटोलॉजी भी कह सकते हैं। एनिमल्स की बात करते हैं। ठीक है, एनिमल्स यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, अब ये एनिमल्स में इसको एक वर्ड और भी दे सकते हैं, जैसे जू। ठीक है, जू में रहते हैं तो यहाँ पे इसका एक नाम दिया है, इसको जो नाम दिया है कॉल्ड एज जोलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, तो जूलॉजी इसको हम, या जोलॉजी, जो भी वर्ड आप कहिए। ठीक है, अब देखिए, जूलॉजी के जो फादर की बात करें हम, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी, इनका नाम है एरिस्टोटल। और अगर मैं कहूँ एरिस्टोटल का एक और काम है, फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी एरिस्टोटल ही है। ठीक है, अब ये एम्ब्रियोलॉजी क्या क्या है? जब हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो क्या है? जाइगोट के बाद जो एक आपका, जिसमें डिफ्रेंसिएशन होने लगता है, वो उसमें जिसमें डिफ्रेंशिएटेड एक तरीके का फीटस है जो कि डिफ्रेंशिएटेड है, जिसमें हाथ पाँव, उसके आंखें, नाक, ये सब बन चुके होते हैं। ठीक है, दैट इज एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो है वो उसका जो फाउंडर है वो भी एरिस्टोटल ही है। ठीक है, अब लिविंग बींग्स की अगर हम बात करें, चाहे आप जिस भी लिविंग बींग्स की बात करें, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो, ठीक है, हम दोनों की ही बात करते हैं, तो वो दोनों जो है कुछ चीज़ों से बने होते हैं। या तो वो कार्बन होता है, या नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं एंड ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ये चार चीज के मुख्यतः CHNO, CHNO, ये चार चीज के मेनली वो बने हुए होते हैं। कौन? लिविंग बींग्स। ठीक है, अब जैसे आप लिविंग बींग्स में देखिए तो एक इसमें टर्म है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म
मैंने कहा ये जितनी भी चीजें, ये चारों चीजें जो हैं वो लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि लिविंग बींग्स इन्हीं सब चीजों की बनी हुई होती है। ठीक है, आप चाहे वो डीएनए की बात कर लें, चाहे प्रोटीन की बात कर लें, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, सब में कहीं ना कहीं मेनली यही सारी चीजें हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो होता है एक तो सल्फर और दूसरा होता है फॉस्फोरस। एक्स्ट्रा में ये दो और चीज होती है। ठीक है, अब ये जो टर्म मैंने बोला कि प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये एक सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। यहाँ तक ये बात हमको बहुत नॉर्मल बेसिक है कि ये आपका सेल है। ठीक है, अब चाहे वो प्लांट सेल की बात करें चाहे एनिमल सेल की बात करें, अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, सिंपल बोल रहे हैं कि ये सेल है, उस सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर यानी कि बेसिकली सेल के अंदर जो आप एक लिक्विड सा मटेरियल जिसको आप देखोगे, ठीक है, इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी साइटो का मतलब सेल, सेल का जो प्लाज्म है, सेल का जो लिक्विड मटेरियल उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्लाज्म का मतलब होता है कोई लिक्विड मटेरियल। ठीक है, तो वो इन दोनों को मिला के, चाहे वो आपका एक तो आपका साइटोप्लाज्म और दूसरा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के अगर हम कोई एक टर्म बोलना चाहे दैट इज प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म वो है जिसमें जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज है सब इसमें होता है। ठीक है, कुछ वाइटल एक्टिविटीज साइटोप्लाज्म में होती है और बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। ठीक है, जैसे डीएनए है, ठीक है, ये सब चीजें, राइबोसोम का बनना, ये सब आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, सेल में आपका क्या क्या, सेल में आपका अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनेलीज की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होता है आपका, उसके बाद राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडीज होती हैं, ये जितनी भी चीजें हैं एटसेट्रा, ये जितनी भी चीजें, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज क्या होता है? जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और कहीं ना कहीं इन सबके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन को टारगेट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन को भेजता है। जो आपका गोल्जी बॉडी है ये पैकिंग करता है उन प्रोटीन्स की। राइबोसोम ये जो है ये आपका प्रोटीन को बनाने के लिए यूज होता है। लाइसोसोम ये कोई चीज का डिग्रेडेशन करना है, कोई प्रोटीन खराब हो चुकी है, कोई प्रोटीन गलत है, उसको डिग्रेड करना है, तोड़ना है, तो वो सब उसका काम लाइसोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया जो बॉडी में जो एनर्जी बन रही है, जैसे कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी के फॉर्म में जो बनती है एटीपी, ये एटीपी का, इस एटीपी को बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को हम कहते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनेलीज है जो इन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया है कि इसको कहते, प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ 1863 में। इसको किसने कहा है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इसको कहा है हक्सले साहब ने। ठीक है, 1863 में, 1863 में। ठीक है, इतनी चीजें बेसिक हैं जो यहाँ पे हमें पढ़नी है। ठीक है, आगे हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए लिविंग बींग्स की अगर मैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, यानी कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम कहेंगे कि ये लिविंग बींग्स है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में सारी चीजें, सेल या उसके ऑर्गेनेलीज या सेल डिवीजन सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ लूसेंट के बेसिस पे, ज्यादा डिटेल नहीं चलेंगे। ओके, तो कॉमन अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे एक, आप चाहे कोई सेल है तो उसका एक अपना एक डेफिनेट शेप है, उसका साइज है या ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले एक डेफिनेट शेप एंड साइज देखेंगे आप। ठीक है, हर सेल का अपना अपना एक मतलब उसका शेप एंड साइज जो है सारी चीजें डेफिनेट है। ठीक है, कोई बढ़ रहा है घट रहा है हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो जब आप लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप अगर प्लांट्स में देखो तो आप एल्गी को देखिए और जो आपके ये
जो नॉर्मल ट्रीज होते हैं उनको देखिए काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो डिफरेंस आप यहाँ पे अगर एक इजी भाषा में लिख पाओ तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पहुंचा है। ठीक है, एक एल्गी को देखिए काफी सिंपल है, लेकिन एक ट्री को देखिए काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरीके सिंपल से कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर हम एनिमल में देखें तो एनिमल में जो लोअर ग्रुप होते हैं उसको हम कहते हैं स्पंजेस। ठीक है, नॉर्मल समझिए कि जब स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनाइजेशन बनना स्टार्ट हुआ तो पहले वो सेल के लेवल पे बना, यानी कि पहले यूनिसेलुलर इस तरीके से एक एक सेल जो है बनी। ठीक है, फिर ये जो एक एक सेल है उसके साथ कुछ और भी सेल मिलती चली गई। ठीक है, और जब और सेल मिलती चली गई तो उसको हम कहने लगे टिश्यूज। तो सेलुलर से पहुंचा टिश्यू लेवल पे। टिश्यूज, जब बहुत सारे टिश्यूज जुड़े तो वो मिलके बनाया ऑर्गन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गन लेवल। ठीक है, उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल गए तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक सिंपल से ये एक सेल से आपका ऑर्गन सिस्टम जिसमें बहुत सारे सेल मिलके कंबाइंड होके एक पूरा का पूरा ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये एक सेल बहुत सारे काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरे मिल के कोई एक काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है सेलुलर स्ट्रक्चर। आप चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखिए, सबका जो स्ट्रक्चर है ना वो सेल का, यानी कि उसका जो एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज सेल। ठीक है, यानी कि जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर किस चीज का बना होता है, ब्रिक का। ठीक है, एक ईंट, कई सारी ईंट मिलके एक पूरा का पूरा घर बनता है। उसी तरीके से एक सेल, कई सारी सेल मिलके पूरा का पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो जो सबसे सिंपल में है दैट इज सेल। उसके बाद बात आती है प्रोटोप्लाज्म, जो अभी हमने बात की थी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये है एक तरीके का सेमी फ्लूइड। ठीक है, सेमी फ्लूइड है, कॉम्प्लेक्स कोलाइडल स्ट्रक्चर है जहाँ पे सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं। अभी जो हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आता है कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, जैसे अगर प्लांट्स में देखिए तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस एक तरीके का बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो दैट इज मेटाबॉलिज्म जो लिविंग बींग्स में ही चलती है। ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पे एक आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होता है कि मतलब कॉन्शियसनेस मतलब एक माइंड। ठीक है, कि हमें पता है कि हम कहाँ पे हैं या हम क्या कर रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, मूवमेंट। 7 मूवमेंट, जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें मूवमेंट की एबिलिटी होती है। ठीक है, प्लांट्स नॉर्मली से मूव नहीं कर रहे बट हिलते डुलते हैं। ठीक है, एयर के रिस्पॉन्स में, इन सब चीज के रिस्पॉन्स में हिलते डुलते थे, और एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्स की बात आ रही है तो रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज़्यादा सनलाइट बहुत, यानी कि जो सूरज है वो बहुत तेज हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो प्लांट हो गए कभी कभी अगर उसमें पानी नहीं दे पा रहे हैं तो प्लांट सूख जाते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस स्ट्रॉन्ग लाइट के लिए। ठीक है, या फिर हम जब धूप में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है रेडनेस, ये सब चीज़ें हो जाती है, एक्जिमा, ये सब चीज़ें होती हैं, तो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। स्टिमुलाई हमारे लिए वो एक तरीके का स्टिमुलस है जिससे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये भी जो है सॉरी लिविंग बींग्स का एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एक्सक्रीशन, हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसका डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उससे हम रेस्पायरेशन कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन। ठीक है, कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो जो डाइजेस्ट हो रहा है दैट इज डाइजेशन। तो इन पूरे चीज को अगर मैं एक वर्ड में कहूं दैट इज फिजियोलॉजी। क्या है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे हम बॉडी के क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं हमारे अंदर। ठीक है, उन सब चीज की स्टडी जब हम करें दैट इज फिजियोलॉजी। ठीक है, 10th जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक्चुअली फिजियोलॉजी में ही आएगा, बट ये जो रिप्रोडक्शन है ये भी लिविंग बींग्स का ही कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि जो आपका वायरस होता है उसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, ऑल्दो वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, क्योंकि वायरस अगर बाहर, बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, अगर बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग है। ठीक है, तो उसमें भी ये रिप्रोडक्शन होता है।
एक वायरस है, उसकी बाहर की कोटिंग होती है प्रोटीन की, अंदर उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो वायरस है, ठीक है, चाहे हम कोई भी वायरस की बात करें, H3N1 की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें, किसी वायरस की बात कर रहे हैं, तो कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल। यही एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का, ठीक है। तो बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर लिविंग। लिविंग कैसे बता रहा है कि मैं लिविंग हूँ, वो रिप्रोडक्शन कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी है रिप्रोडक्शन, ठीक है। 11 जो इंपॉर्टेंट है दैट इज जेनेटिक कंटिन्यूटी। जेनेटिक कंटिन्यूटी जेनेटिक कंटिन्यूटी क्या है? जेनेटिक जिसमें हम हेरिडिटी की बात करते हैं, ठीक है। हम एक नॉर्मली बोल रहे हैं कि इसके जो बाल, जैसे बच्चे के बाल जो है वो फादर से मैच करते हैं, या बच्चे की आंखें जो है मदर से मैच कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कह रहे हैं कि जो पुराना जनरेशन है वो नई जनरेशन में कुछ कुछ टर्म्स में आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि हेरिडिटी, पुरानी चीजें जो हमारे पेरेंट्स जो है हमें जो है वो कुछ जीन्स देते हैं, और वो जीन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो जीन्स आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या वो हमारे बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसके लिए? दैट इज हेरिडिटी, ठीक है। 12 जो इंपॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हम टेम्परेचर चाहे कितना भी वर्स हो, हमारा इंटरनल बॉडी कोशिश करता है अपने आप को मेंटेन रखने की। हमारे अंदर का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब ये जो 37 डिग्री है वो हमारा मेंटेन रहता है, ठीक है। चाहे हम कितने भी कंडीशन मेंटेन रखता है हमारा बॉडी, इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन रखना, दैट इज होम्योस्टेसिस। इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन रखना। यही जब थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होने लगता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इंटरनल एनवायरमेंट जब टेम्परेचर हमारा बाहर का बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, उस हिसाब से हम अपने बॉडी को जो है कवर करते हैं या फिर नॉर्मल रखते हैं। तो इंटरनल एनवायरमेंट को जो है कंट्रोल करके रखता है, दैट इज होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये बेसिक कुछ टर्म्स थे जिसको हमें समझना था इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम लोग जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में चलेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे जो एक इसमें कुछ मेन टर्मिनोलॉजीज जैसे कि एपिकल्चर या एविकल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।